वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि नर्सिंग ज्ञान पर आज देखने वाले हैं आप लोग बिहेवियर साइंस फर्स्ट ईयर का। ठीक है ना। बिहेवियर साइंस का अपना जो है बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक, मोटिवेशन के ऊपर और मोटिवेशन के टाइप्स। देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मोटिवेशन क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में अभिप्रेरणा या प्रेरणा कहते हैं, और मोटिव्स के टाइप। देखिए, एक होता है मोटिवेशन, प्रेरणा, जो आपको किसी काम को करने के लिए उत्साह भरता है, बल बल देता है। ठीक है। जो यहाँ पे मोटिवेशन नहीं होगा, मोटिव्स प्रेरक होगा। इसका प्रकार पूछेगा, क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ देगा, या फिर दूसरे तरीके में पूछ देगा, डायरेक्ट जो है उसका नाम दे देगा कि जैविक प्रेरक, सामाजिक प्रेरणा और व्यक्तिगत प्रेरक को समझाइए। यही 3 कैटेगरी में प्रेरक को बांटा गया है और यही आपसे पूछ देगा। ओके, चलिए सबसे पहले समझिए प्रेरणा का अर्थ, मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा होता क्या है। प्रेरणा यह वह आंतरिक शक्ति है, वह आंतरिक बल है जो व्यक्ति में इच्छा को क्या करता है, जागृत करता है, प्रबल करता है, स्वेच्छा से काम को करने के लिए प्रेरणा उत्पन्न करता है। अब जो व्यक्ति हार चुका है, जो व्यक्ति थक चुका है काम से, जो व्यक्ति छोड़ चुका है कि अब ये काम हमसे नहीं होने वाला है, तो प्रेरणा एक ऐसी आंतरिक जो है शक्ति होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति के इच्छा को जागृत कर देता है, उस काम को स्वेच्छा से करने के लिए प्रेरणा उत्पन्न करती है। ठीक है ना। तो प्रेरणा का काम ही है कि व्यक्ति में बल भरना, ऊर्जा भरना, जो काम से थक चुका है, हार चुका है, उसको स्वेच्छा से करने के लिए जो है यह प्रेरणा मन में जागृत उत्पन्न करता है। कौन? प्रेरणा। ओके। ताकि विशिष्ट उद्देश्य, अब ताकि विशिष्ट उद्देश्य में कुछ भी हो सकता है, कोई काम कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी आप किसी भी उद्देश्य से कर रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति किया जा सके। इसीलिए जो है प्रेरणा आपको इनर्जेटिक, प्रबल, जागृत, स्वेच्छा को जो है क्या करता है, आपको प्रेरित करता है। ठीक है। तो प्रेरणा का काम होता है कि आपके इंजन में डीजल को भर देना। डीजल को भरने से आपके अंदर एनर्जी मिलता है, आप किसी काम को करने के लिए खुद से जो है आगे बढ़ने लगते हैं, वही प्रेरणा होता है। समझ गए चीज़ों को, यही चीज़ें। और प्रेरणा जो होता है किसी भी खास उद्देश्य, अब जैसे कोई काम करते हैं, कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, तो किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं। ठीक है ना। तो उस खास उद्देश्य के लिए जो है उसका पूर्ति किया जा सके, मतलब काम को सफल किया जा सके, प्राप्त किया जा सके, इस उद्देश्य से जो है प्रेरणा किसी भी व्यक्ति को प्रबल जो है इच्छा शक्ति देता है। ओके, ये हो गया। और जिस स्रोत से यह इच्छा शक्ति उत्पन्न होता है, व्यक्ति के अंदर जागृत होता है, किसी काम को करने के लिए प्रेरित होता है, उस स्रोत को हम लोग मोटिव्स, प्रेरक कह देते हैं। ओके, अब आगे बढ़िएगा, यहाँ पे देख लीजिए परिभाषा, आसान भाषा में लिखिए, बहुत ही आसान रहेगा। परिभाषा में स्किनर ने कहा कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम मार्ग है। कहने का मतलब है, स्किनर ने कहा कि जो प्रेरणा है सीखने का सर्वोत्तम मार्ग है, मीन्स रास्ता है। मतलब प्रेरणा के जरिए हम बहुत सारे चीज़ों को सीखते हैं, और ये बिल्कुल सही बातें हैं। आपके अंदर अगर किसी चीज़ को सीखने के लिए ललक है, आप स्वेच्छा से आप किसी काम को करने के लिए जो है प्रेरित आप हो रहे हैं, मतलब आप बहुत सारे नए नए चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है ना। तो अभी प्रेरणा सीखने का एक सर्वोत्तम मार्ग है। ये बातें बिल्कुल एक लाइन में इन्होंने सटीक कह दिया। ओके, क्योंकि हम अभी प्रेरणा के जरिए नए नए चीज़ों को सीखते ही हैं। वुडवर्थ ने कहा कि अभिप्रेरणा व्यक्तियों की एक दशा है, एक कंडीशन का समूह है। ठीक है, जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को प्रदर्शित करती है। अब अभी वुडवर्थ ने कहा कि अभिप्रेरणा भाई दशा का एक समूह है, जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। तो वुडवर्थ भी अपनी जगह पर सही है कि भाई एक निश्चित कामों के लिए, निश्चित उद्देश्य के लिए निश्चित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और यह जो है एक दशा का समूह होता है, ये वुडवर्थ ने बोला। ओके, तो इतना आप लोग स्किनर का लिख दीजिएगा, वुडवर्थ के लिख दीजिएगा, और अर्थ में इतना लिख दीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पे प्रेरक का प्रकार, जो आपको प्रेरणा देता है उसका कौन कौन से प्रकार है। ठीक है, कहाँ कहाँ से आपको प्रेरणा मिल सकता है, इसको हम लोग आज प्रेरक का प्रकार देखेंगे। देखिए, प्रेरकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जो प्रेरक है, जो मोटिव्स है, उसको निम्न प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। और बांट क्या सकते हैं, ऊपर तो बता ही दिए, जैविक प्रेरक। ठीक है,
जैविक प्रेरक बायोलॉजिकल, इसे प्राइमरी मोटिव्स कहते हैं। यह हर व्यक्ति के लिए जो है शारीरिक रूप से जरूरी होता है जीवन में। तो जैविक प्रेरक यह आधारभूत होता है, यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होता है। जैविक प्रेरक जन्मजात होते हैं। जैविक प्रेरक इस प्रकार है। अब अलग अलग जो कैटेगरी में 3 में बांटा गया है, उसमें आपका सबसे पहला बायोलॉजिकल या प्राइमरी आता है, और यह हर इंसान के लिए जो है एक आवश्यक जो है प्रेरक का काम करता है। कैसे, देखिए, पहला है हंगर, भूख। भूख कहने का मतलब होता है कि आप मानिए जब तक आप खाना नहीं खाएंगे आपके अंदर संतुष्टि मिलेगा। देखिए, प्रेरणा आपको कब मिलता है, जब आपका आत्मा संतुष्टि होता है, तभी तो आप किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना। मानिए आपकी मन, आपकी आत्मा ये सब संतुष्ट नहीं है, तो कभी भी आपको प्रेरणा मिलेगा, कभी भी आप आगे बढ़िएगा करने के लिए, नहीं बढ़िएगा। तो प्रेरणा कहा जाए तो आत्मा की संतुष्टि। जैसे ही आत्मा की संतुष्टि होगी, आपके अंदर एक मजबूती आएगा किसी भी काम को आगे बढ़ने के लिए, करने के लिए, ठीक है ना। तो भूख जो होता है यह एक प्रेरक का काम करता है। कैसे काम करता है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, खाना पूरा खाया हुआ है अच्छे से, तो वो जो है उसका मन संतुष्ट होगा, तो वो काम जो है कंटिन्यू कर पाएगा, ठीक है। यानी भूख जो है आपको बताता है कि आप कितना ज़्यादा संतुष्ट है या नहीं है। अगर संतुष्ट है तो काम सही से होगा, नहीं संतुष्ट है तो काम में मन नहीं लगेगा और आपका मन विचलित होता रहेगा, हमेशा भूख पर ही ध्यान जाएगा। तो प्रेरक बेसिकली अपने ओर अट्रैक्ट खींचता भी है ध्यान को, समझ गए। तो भूख भी जो है वही कंडीशन करता है, ये चीज़ समझ गए। दूसरा है प्यास। प्यास भी ठीक उसी प्रकार से है, जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप बगैर पानी पिए हुए, बगैर प्यास का 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन रह सकते हैं, इससे अधिक नहीं रह सकते हैं। आपको हर हाल में पानी लेना ही पड़ेगा, प्यास बुझाना ही पड़ेगा, अगर आप जीवन में संतुष्टि चाहते हैं, काम को आगे अच्छे से करना चाहते हैं। आप खुद समझिए, आपको प्यास लगा रहता है, मन छनमन छनमन करने लगता है, तो आपको कोई काम में मन लगेगा, आपका आत्मा संतुष्ट रहेगा, नहीं रहेगा। जब आत्मा संतुष्ट नहीं होगा तो आपको काम में भी मन नहीं लगेगा, हमेशा आपका ध्यान कहाँ रहेगा, ध्यान आपका प्यास पर रहेगा। तो वही चीज़ें है, प्यास भी एक जो है आपका काम करता है मोटिव्स प्रेरक का, जहाँ से आपको हमेशा ये सिग्नल मिलता है, प्रेरणा मिलता है कि भाई चलो ना, पहले पानी पी लो, पहले संतुष्ट हो लो आत्मा को, तब जाके जो है अपना काम करना। तो पानी, प्यास भी एक प्रेरक का काम करता है, जो आपको हमेशा सिग्नल देता है कुछ तरल चीज़ें लेने का, ठीक है। निद्रा, स्लीप। स्लीप कहा जाए तो निद्रा, निद्रा कहने का मतलब है कि वही चीज़ें है, सोना। ये भी जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मान गए अगर कोई व्यक्ति अच्छे से समय से कम जो है 6 घंटा नींद नहीं ले रहा है प्रतिदिन, तो क्या होगा, उसका मेंटली, मानसिक रूप से वह जो है उसका सेहत खराब हो जाएगा, वह जो है जीवन में मानसिक असंतुलन और कुसमायोजन उत्पन्न होने लगेगा। इसलिए निद्रा बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा जो है कहीं से न कहीं से अच्छा प्रेरणा मिलता रहे, हम अपने आप को आंतरिक बल और मजबूत जो है आगे बढ़ सके, तो आपको एक अच्छे नींद लेना पड़ेगा, ताकि शारीरिक थकान को दूर करके जो है आप जो है आगे का काम कर सके। तो निद्रा एक बेहतरीन जो है प्रेरणा का काम करता है, ये आपको थकान को दूर करके एक आवश्यक जो है आपको प्रेरणा देता है। ओके, चौथा है शरीर का तापमान। अब शरीर के तापमान कहने का मतलब है, अगर हमको शरीर के तापमान का मेंटेन करना रहता है, नियमन बना के, रेगुलेशन बना के रखना रहता है, तो आपको पता है कि गर्मी में हम लोग जो है एक कपड़ा पहनते हैं, फ्रिज, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एसी चलाते हैं, पंखा चला के तापमान को हम लोग बराबर करने का प्रयास करते हैं। वहीं पे बात किया जाए, ठंडी में आग जलाते हैं, हीटर जलाते हैं, कपड़े मोटे पहनते हैं, ताकि शरीर का जो तापमान है वो नियत बन सके, बराबर बन सके। तो शरीर के तापमान का नियमन करना भी जो है आपको ज़रूरी होता है प्रेरणा के लिए। ये बताता है कि ठंडी लग रहा है, ये बताता है कि गर्मी लग रहा है। अब मानिए बहुत ज़्यादा गर्मी से भी मन बेचैन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडी में भी मन जो है आपका कचमच इधर उधर करेगा, तो उससे आपको जो है मन एक जगह पर नहीं लगेगा, प्रेरणा आपको नहीं मिल सकता है काम को आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए शरीर का तापमान भी नियत होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, काम में मन लगने के लिए, बल देने के लिए, ठीक है। 5वां पॉइंट अपन आता है सेक्स। सेक्स कहने का मतलब होता है कि कामों उत्तेजना। अब फ्रायड का सेक्सुअल थ्योरी, आप लोग साइकोसेक्सुअल थ्योरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि काम उत्तेजना को फ्रायड ने एक महत्वपूर्ण जो है प्रेरक बताया, ठीक है। इन्होंने बताया कि फ्रायड के अनुसार प्रेरक व्यक्तित्व एवं व्यक्ति की उन्नति और सामाजिक संरचना को गहराई से प्रेरित करता है। तो ये जो काम उत्तेजना है, यौन क्रिया जो होता है सेक्सुअल, यह भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है
है और यह उसके सामाजिक और उसके व्यक्तिगत चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, काम उत्तेजना। तो यह भी एक प्रेरक का बहुत ही खूबसूरत काम करता है। इस सारा का सारा आप जितना भी देखें, भूख, प्यास, नींद, तापमान का नियम, सेक्सुअल, ये सब जीवन से एकदम जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, और ये सब के बिना जीवन में जो है चलना संभव नहीं होगा। क्या बिना नींद के, क्या बिना खाए, क्या बिना जो है कुछ पिए हुए, मतलब प्यास के ये आपका जीवन आगे बढ़ने वाला है? नहीं बढ़ने वाला है। तो वही चीज़ें हैं, ये सब बेसिक है, ये सब प्राइमरी मोटिव्स है। छठा है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कहने का मतलब होता है सम स्थिति, मतलब शरीर में समान स्थिति बनाना। शरीर में विभिन्न आंतरिक अंगों जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि में परिवर्तन आने पर व्यक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता है। जैसे पानी, नमक, ऑक्सीजन आदि की कमी पर शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। अतः इन पदार्थों को बाहर से लेने की प्रेरणा उत्पन्न होती है ताकि शरीर का संतुलन बनाए रखें। होम्योस्टेसिस में होता यह है कि जैसे हमारे बॉडी से मान के बहुत सारा पानी निकल गया दस्त के माध्यम से, तो हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए हम लोग ORS का घोल लेते हैं, नींबू पानी लेते हैं, ताकि शरीर को जो है जल, नमक ये सब मिले, मेंटेन हो सके। तो प्रेरक बेसिकली आपको कामों को बेहतर करने के लिए, बेहतर बनाए रखने के लिए जो है यह जोर देता है। तो उसी प्रकार से होम्योस्टेसिस में होता यह है, चूँकि यह बॉडी का एक क्रिया है, हमारा बॉडी जो है समान स्थिति बना के रखना चाहता है, ठीक है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि में भी परिवर्तन आने पर व्यक्ति जो है खुद से जो है संतुलन स्थापित करना चाहता है। जैसे नमक, पानी ये सब का कमी आ गया तो व्यक्ति जो है इससे बिगड़ने से बचने के लिए अलग से पदार्थ लेता है ताकि शरीर में मेंटेन हो सके। तो यही सम स्थिति होता है, समान स्थिति बनाकर रखने के लिए हमारा जो है उपाय किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बायोलॉजिकल या प्राइमरी मोटिव्स यहाँ पे समाप्त। बी है सामाजिक या द्वितीयक प्रेरक, समाज से मिलने वाला, ठीक है। समाज से मिलने वाला प्रेरक को सामाजिक प्रेरक कहते हैं या इसी को द्वितीयक प्रेरक कहते हैं। व्यक्ति को समाज से प्राप्त होने वाला प्रेरक सामाजिक प्रेरक कहलाता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक प्रेरक प्रभावित करते हैं। सामाजिक प्रेरक इस प्रकार है, बिल्कुल सही है। व्यक्ति को समाज से मिलने वाला प्रेरणा को हम लोग सामाजिक प्रेरक कहते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में ही रहना है, तो कहीं ना कहीं जो प्रेरक होता है वह व्यक्ति के व्यवहार को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए, और ये बहुत ज़्यादा जो है आपका जो व्यवहार होता है ना, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि व्यवहार बहुत ये जो प्रेरक है, ये प्रेरक बहुत ज़्यादा व्यवहार पर डिपेंड करता है। यह जो है आपके किसी भी स्थिति में व्यवहार पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। जैसे पानी है, पानी नहीं, प्यास लगा है, आपका व्यवहार जो है इरिटेट होने लगेगा। भूख लगा, उसमें भी व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। सेक्सुअल आप सेटिस्फेक्शन में नहीं है तो उससे भी आप इरिटेट होंगे, व्यवहार सही नहीं रहेगा। और जब व्यवहार सही नहीं रहेगा तो आगे कैसे आप लक्ष्य को प्राप्ति करने में आगे आप ऊर्जावान होंगे, नहीं होंगे। तो बेसिकली प्रेरक आपके व्यवहार को संतुलित करता है, ठीक है। तो संतुलित के लिए ये सब चीज़ें जरूरी है। जैसे समाज से मिलने वाला प्रेरक आपके व्यवहार को कैसे इफेक्ट करता है, देखिए। पहले है प्रशंसा एवं निंदा, प्रेज एवं ब्लेम। अब समझिए, समाज में हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा प्रशंसा हो, ठीक है। हर व्यक्ति चाहता है हमें जो है लोग बड़ाई करें, तो उससे एक अलग एनर्जी मिलता है, एक अलग मतलब रुतबा बढ़ता है आदमी का समाज में। लेकिन वहीं पर बात किया जाए निगेटिव तौर पर, अगर आपको निंदा किया जाए, आप पर ब्लेम किया जाए, तो आपका क्या होगा, डिमोटिवेट होगा। आपका व्यवहार जो है बहुत ज़्यादा जो है सख्त होने लगेगा कि हमको ये निंदा कर रहा है, ये वो, और आप उसी में उलझ जाएंगे, निंदा में उलझ जाएंगे। तो प्रशंसा और निंदा यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। प्रशंसा आपको आगे बढ़ाता है जीवन में, जबकि निंदा आपको जीवन में पीछे खींचता है, ठीक है। यह आपके व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, ओके। जबकि प्रशंसा ये नकारात्मक डालता है, प्रशंसा सकारात्मक प्रभाव डालता है, ठीक है। पावर, दूसरा प्रभुत्व। प्रभुत्व कहने का मतलब होता है कि प्रभुत्व प्रेरक सभी समाजों में पाया जाता है। इसमें मनुष्य दूसरों पर हावी होने या शासन करने की कोशिश करता है, क्योंकि इससे अत्यधिक संतुष्टि प्राप्ति होती है। पावर मतलब प्रभुत्व। अब देखते होइएगा कि राजा महाराजा, बहुत सारे लोग एक दूसरे पर पावर, अधिकार जमाना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा होता है ना। तो बेसिकली हर कोई पावर इसलिए जमाना चाहता है ताकि उससे व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है, समझ गए। यहाँ हम उसके अपने अंडर में, अपने कब्जा में किए हुए हैं, ठीक है ना। तो प्रभुत्व पावर से व्यक्ति के अंदर जो है एक दूसरे पर हावी होने का शासन करता है, और इससे व्यक्ति को संतुष्टि मिलता है कि हाँ हम दूसरे पर हावी हैं, ओके।
तीसरा पॉइंट है अनुकरण एवं सहानुभूति, इमिशन एंड सिंपैथी। अनुकरण द्वारा व्यक्ति सीखता है तथा हर व्यक्ति दूसरों के प्रति कम या अधिक सहानुभूति रखता है। अनुकरण मतलब इमिटेशन, मतलब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, ठीक है, हम उसको द्वारा सीखते हैं, हम इसे अनुकरण के जरिए हमको प्रेरणा मिलता है सीखने का। लेकिन सिंपैथी जो होता है वह एक दूसरे के प्रति कम या अधिक सहानुभूति रखना जो है ये सिंपैथी होता है। ओके, आगे है सेल्फ सबमिशन, आत्मसमर्पण। प्रत्येक व्यक्ति परिवार एवं समाज से ही आत्मसमर्पण की भावना को सीखता है। इसमें वह अपने आप को दूसरे के अधीन कर लेता है एवं उनके आदेशों का पालन करता है। सेल्फ सबमिशन कहने का मतलब है कि आपका किसी से लड़ाई वगैरह हो गया, आप नहीं चाहते कि लड़ाई बढ़े आगे, तो आप जाके उसके अंदर सरेंडर कर देते हैं, कहते हैं ठीक है आप जो बोलिएगा वही होगा, हम मान लेते हैं, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए। यानी अपने आप को किसी दूसरे के हवाले जो है अधीन कर लेना और उसके बातों को, आदेशों को पालन करना। तो कहीं ना कहीं सेल्फ सबमिशन जीवन के लिए अच्छा भी रहता है, लड़ाई झगड़ा से बढ़िया रहता है, ठीक है, कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए और जाकर उसके बातें को मानिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बात खत्म, समझ गए। तो सेल्फ सबमिशन आपको जो है कहीं ना कहीं संतुष्टि भी देता है, समझ गए चीज़ों को। पांचवा पॉइंट है सोशल अप्रूवल, सामाजिक स्वीकारता। समाज में व्यक्ति वही कार्य करता है जो समाज द्वारा स्वीकार होते हैं एवं समाज द्वारा अस्वीकार कार्यों को करने से बचता है। अब मानिए समाज में आप कुछ ऐसे काम कर देंगे जो समाज नहीं चाहता है, समाज के लोग नहीं चाहता है, समाज में वो अस्वीकार है, तो आपको जो है बेइज्जती झेलना पड़ेगा, निंदा झेलना पड़ेगा, और निंदा से जानते हैं कि आपको जो है गलत इफेक्ट पड़ेगा चीज़ों को जीवन में। तो सामाजिक स्वीकार में व्यक्ति उसी काम को करना चाहता है जो समाज के लिए है, और वैसे काम को अस्वीकारता है जो समाज के लिए जरूरी नहीं हो। तो ये सामाजिक स्वीकारता हो गया। छठा है एग्रेशन मीन्स आक्रामकता। इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आक्रमण करके या अभद्र भाषा का प्रयोग करके उसे चोट पहुंचाना या नष्ट करना चाहता है। आक्रामकता एक सामाजिक ऐसा प्रेरक है जो किसी दूसरे व्यक्ति को आक्रमण करके या दूसरे व्यक्ति को अभद्र भाषा बोलकर उसे ठेस पहुंचाना, चोट पहुंचाना या उसे नष्ट करना जो है ये चाहता है व्यक्ति। तो ये एक एग्रेगेसिव होता है, ध्यान में रखिएगा। सातवां है अर्जनात्मक। अर्जनात्मक मतलब होता है कि इस प्रेरक में व्यक्ति आकर्षक एवं उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। अलग अलग समाज व संस्कृतियों में अर्जनात्मक की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। ओके, तो ये चीज़ें हैं, इसमें व्यक्ति नए नए चीज़ों को पाना चाहता है, ठीक है, और हर एक जो है समाज और संस्कृति में अर्जनात्मक की मात्रा भी अलग अलग बनाई गई है। ओके, अब आता है लास्ट में है आपका पर्सनल मोटिव्स, प्रेरक व्यक्तित्व, व्यक्तिगत प्रेरक। व्यक्तिगत प्रेरक जो खुद के जीवन से मिलते हैं, जो आपके पर्सनल जीवन, ठीक है, आपके आदतों से, इन सब से आपको यानी खुद के से रिलेटेड चीज़ों से जो आपको प्रेरणा मिलता है वही आपका पर्सनल व्यक्तिगत प्रेरक होता है, ठीक है। देखिए जैसे जीवन का लक्ष्य, लाइफ गोल, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपने कुछ न कुछ लक्ष्य होते ही हैं, सही बात है। ये लक्ष्य व्यक्ति की क्रियाओं को संचालित करते हैं एवं उससे परिश्रम की प्रेरणा प्रदान कर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जीवन के लक्ष्य भी आपको अंदर प्रेरणा डालता है कि हाँ भाई हमको ये काम करना है, ये चीज़ बनना है, ये करना है। तो ये आपके जीवन में क्या करता है, अधिक काम, अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरणा देता है, और जब आप अधिक काम करते हैं तो उससे व्यक्तित्व का, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो लाइफ गोल एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है आदतें। आपके खुद से जुड़ी हुई आदतें जो होती हैं, आदतें अच्छी बुरी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। अच्छी आदतें कार्य को सुगम बनाता है एवं व्यक्ति आगे प्रगतिशील होते हैं। दूसरी तरफ बुरी आदतें उसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है। तो आदतें भी कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा का स्रोत बनता है, समझ गए, जो प्रेरक कहलाता है, और ये बुरी और ये गलत सही दोनों हो सकता है। तीसरा है आकांक्षा स्तर, लेवल ऑफ एस्पायरेशन। यह प्रेरक जीवन लक्ष्य से ही संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति के कोई न कोई आकांक्षा होती है एवं वह इन्हीं कार्यों को, आकांक्षाओं को पूरा करने में अग्रसर होते हैं। आकांक्षा स्तर जो होता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से संबंधित प्रेरक है, जो प्रत्येक व्यक्ति के कोई ना कोई आकांक्षा होता ही है, ठीक है। वह इन्हीं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आगे अग्रसर रहता है हमेशा। ओके, चौथा है रुचि, इंटरेस्ट, जो खुद से जुड़ा हुआ है। आकांक्षा भी खुद से ही जुड़ा हुआ होता है। जैसे मेरा क्या आकांक्षा है, मेरा ही होगा, आपका क्या आकांक्षा है, आप ही को होगा। तो ये सब व्यक्ति से जुड़ा हुआ रहता है। रुचि, इंटरेस्ट, ये भी खुद से रिलेटेड है। मानव व्यवहार में रुचि प्रेरक का
बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रायः व्यक्ति उसी कार्य को करना पसंद करता है जिसमें उसकी रुचि होती है और उसके लिए प्रेरणा मिलता है। तो रुचि मानव व्यवहार से संबंधित है। रुचि प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि व्यक्ति उसी काम को करता है जिसमें उसको रुचि हो, पसंद हो। ठीक है। पांचवा है एटीट्यूड, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति कहने का मतलब है अनुकूल अभिवृत्ति व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है। मतलब अगर आपके कंडीशन के अनुसार हो चीज़ें तो आपको वो चीज़ें प्रोत्साहित करता है। इसी के आधार पर वह ध्यान केंद्रित करता है, जबकि प्रतिकूल प्रवृत्ति से वह बचना चाहता है। मतलब गलत कंडीशन से व्यक्ति बचना चाहता है, जबकि उसके पक्ष में जो कंडीशन हो उसको जो है लेकर आगे बढ़ना चाहता है। तो कहीं ना कहीं यह प्रेरणा का भी काम करता है कि जो सही है उसके लिए आगे बढ़ता है, जो गलत है वो व्यक्ति को डिमोटिवेट करता है। ठीक है ना, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। छठा है उत्सुकता एवं क्यूरियोसिटी एवं भय। उत्सुकता जो आपको आगे बढ़ाएगा, भय जो आपको पीछे की तरफ खींचेगा। किसी वस्तु या विषय के प्रति उत्सुकता व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रेरक का कार्य करती है। वही भय एक ऐसा प्रेरक है जो व्यक्ति को ऐसी स्थितियों से दूर करने के लिए प्रेरित करता है जो उसे भयभीत करे। तो ये दो प्रकार के दोनों अपना अपोजिट है। उत्सुकता व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण प्रेरक का काम करता है आगे बढ़ने के लिए, जबकि भय जो होता है एक ऐसा प्रेरक है जो उस स्थितियों में व्यक्ति को जो है दूर करता है। प्रेरणा जो है उसे भयभीत करता है और व्यक्ति जो है इससे दूर हटता है अपने लक्ष्यों से। ठीक है। तो इस प्रकार से तीन जो है, सबसे पहले आपको तीन याद रखना चाहिए। तीन पहला याद रखना चाहिए बायोलॉजिकल यानी जैविक प्रेरक, दूसरा याद रखना चाहिए सामाजिक प्रेरक, तीसरा याद रखना चाहिए व्यक्तिगत प्रेरक। इसमें व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए चीज़ें होगा, इसमें समाज से जुड़े हुए चीज़ें होगा। ठीक है। और इसमें जो है शारीरिक रूप से जुड़े हुए चीज़ें होंगे, और यह बड़ी आसान है। शारीरिक रूप से जुड़े हुए जो शरीर के लिए ज़रूरी है वो हो जाएगा बायोलॉजिकल प्रेरक। जो समाज से मिलता हो, समाज में घटित होता हो, समाज वाला जो होगा समाज से रिलेटेड हो सामाजिक प्रेरक, और जो खुद से रिलेटेड जीवन से रिलेटेड होगा या खुद से रिलेटेड होगा तो हो जाएगा पर्सनल मोटिव्स, व्यक्तिगत प्रेरक। ठीक है। तो ये तीन प्रेरक आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, पढ़िएगा, वीडियो को 2 बार देखिएगा तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।